स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा नहीं है, विशेष चर्चा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। हालांकि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, सीरियल बाय सीरियल मैंने पढ़ाया। उसके बाद आप लोगों को मैंने पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले वाले वीडियो जो आपका पार्ट सेकेंड है, ये पार्ट आपका थर्ड है। ठीक है, उसके पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो अब आप आज की जो चर्चा, आज का जो सब्जेक्ट, आज का जो टॉपिक है, यह आपका 12th का फिजिक्स। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग 12th के बच्चे होंगे, अच्छी बातें हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा करें। जिस प्रकार से यह लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, कोचिंग भी बंद है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक आपका अक्षीय स्थिति, दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति। किसी न किसी को पूछ देता है एग्जाम में, मैक्सिमम पूछता है। हर साल का जो रिकॉर्ड रहा है, यह अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति दो में से एक के बारे में पूछ ही देता है। चलिए तो अक्षीय स्थिति बात करते हैं। यह आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन क्या होती है? परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ऐसी आपकी डेफिनेशन है। चलिए, तो यह आपका एक द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु O है और इस O से R मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु P है और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको ज्ञात करना। अब बातें करते हैं यहां से। यह आपका O से B की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस स्मॉल l और O से A की डिस्टेंस क्या है? ये भी स्मॉल l है। ठीक है, और B जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज स्थित है। ठीक, यहां से इसकी दूरी क्या है? स्मॉल l है। तो यहां से इस B से P की दूरी क्या होगी बालक? इस टोटली डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हम घटा देंगे तो हमें ये डिस्टेंस फाइनली रिसीव होगी। तो यहां से यह डिस्टेंस आपकी क्या है? R माइनस l है। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस चार्ज की। माइनस Q चार्ज से O के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल l है। तो माइनस Q चार्ज से P के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? R प्लस l, ऐसा होगा। दैट सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? मान लेते हैं कि वह तीव्रता E1 है, तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई E0 के क्या है? क्योंकि यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित 1/4 पाई E0 के इंटू Q बाई इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है भाई? R माइनस l, R माइनस l का स्क्वायर। इट इज नंबर फर्स्ट। और यह किस दिशा में लगेगा? वैद्युत क्षेत्र, सॉरी, ये आपका जो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में लगेगा? BP की दिशा में। यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर फर्स्ट है यह आपका BP की दिशा में। ठीक है, अब बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? सेम इसके जैसा E2 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई E0 के इंटू Q बाई यहां से यहां की डिस्टेंस कितना? R प्लस l है, R प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, अब
माइनस प्लस के कारण इतनी तीव्रता और माइनस के कारण इतनी तीव्रता है, तो परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। परिणामी तीव्रता बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, मान लेते परिणामी तीव्रता मेरी क्या ई है, कैपिटल ई। ठीक है, अब देखो यह एक ही रेखा पर है किंतु विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशा में लगी है, तो E बराबर हो जाएगा आपका, E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। माइनस क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में जो तीव्रताएं हैं वैद्युत क्षेत्र की वो आपकी विपरीत दिशा में लगी हैं। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा, E1 का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे पुटअप करते हैं 1/4 पाई E नॉट के इंटू क्यू बाई आर माइनस यल का स्क्वायर, ऐसा है क्या। अब माइनस करेंगे 1/4 पाई ई नॉट के इंटू क्यू बाई आर प्लस यल स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, इसमें से कॉमन पॉइंट कुछ दिख रहा है क्या, 1/4 पाई ई नॉट के और क्यू भी कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लें यहां पर, ऐसा कर सकते हैं। इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ मेरा इसमें हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट के इंटू क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/r माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का स्क्वायर, ऐसा बचेगा। ठीक है, अब यहां से हम 1/4 पाई ई नॉट के क्यू इंटू इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमें मिलेगा आर माइनस यल का स्क्वायर और आपको मिलेगा आर प्लस यल का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। ठीक है, और यह हो जाएगा आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। और यहां से आपको मिलेगा, जब इसका सोल्यूशन करेंगे, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है और आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1/4 पाई सॉरी E इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई ई नॉट के क्यू इंटू आपको यहां से मिलेगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो हम कुछ इरेज करते हैं। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट के इंटू इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यह जो मेरा Q है यह अंदर जा सकता है 2L या 2QL इंटू R बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको द्विध्रुव आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। मैंने कहा कि 2L इंटू क्यू आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है और उसे हम P कहते हैं। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई ई नॉट के इंटू 2, इसके प्लेस पे हम P लिख देते हैं 2P इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2L क्यू इक्वल टू क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब यदि
जो यल का मान था, यल का मान आर की अपेक्षा बहुत छोटा हो, यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत छोटा हो तब क्या होगा, जब यल का मान आर की अपेक्षा बहुत छोटा होगा, सपोज कर लेते हैं कि यल का मान 0.1 मीटर है, ठीक है। अब जब हम यल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो इसका जो स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना भाई इसका स्क्वायर। तो ठीक है, तो और छोटा होता है क्योंकि यह आपका वर्ग है तो और छोटा होता जाएगा। तो जब और छोटा होता जाएगा तब यह लगभग नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो यह आपकी ऐसी स्थिति आएगी कि कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ई नॉट के इंटू 2πr/, यह आपका लगभग 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना, r⁴ ऐसा हो जाएगा। और यह इससे एक जो पावर है वह कट कर 3 हो जाएगा, 4 की जगह 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तब आपको फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा ई इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट के इंटू 2p/r⁴, ऐसा मिला। यदि द्विध्रुव का माध्यम वायु या निर्यात हो, यदि द्विध्रुव का माध्यम वायु या निर्वात हो तब के कैपिटल के परावैद्युतांक का मान 1 होता है। तब क्या होगा, आपका हो जाएगा कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई ई नॉट 2p/r⁴, यह आपका निरक्षीय स्थिति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बात को समझ रहे हैं। अब बातें करेंगे निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति की बातें करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने फिगर पे। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की दूरी 2l, यह आपका 2l है, और इसका एक मध्य बिंदु O है, और इस O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। और जैसा कि यह आपका यह इस पे लंबवत खींचा गया है, जब यह लंबवत खींचा गया है तो आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 में बताया गया होगा कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है। कक्षा 8 में शायद बताया होगा, क्लास 8 में बताया गया होगा, ठीक है। तो यह लंबवत यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसके सामने की भुजा क्या है, यह आपकी हाइपोटेनियस कर्ण इसे कहते हैं, ठीक है। यह आपका कर्ण होता है, और यहां से यह आपका डिस्टेंस l है और यह r है। तो यह क्या हो जाएगा, यह जो यहाँ P से यह आपका A है और यह आपका B है। P से A की बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई, r² प्लस l², लेकिन क्या रूट, और यह भी सेम होगा r² प्लस l² क्या रूट में, ठीक है। अब मैंने आपको फिगर बता ही दिया, और इस प्लस Q के कारण उत्पन्न क्षेत्र क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, मान लेते हैं E1, और इस P के कारण क्या होगा, यह आपका बता देंगे आपको आगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यह जो आपका AP, यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस आपको r² प्लस l² रूट में
और यहाँ पे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों सेम है क्या। ए पी बराबर पी बी बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह आपका नंबर फर्स्ट इसे हम कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर क्या हो जाएगा E1 बराबर क्या हो जाएगा भाई 1/4 पाई E0 के क्यों, क्योंकि यह जो आपका द्विध्रुव है यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, इंटू क्यू बाई यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे जब, तो हमें यहां से रूट हट जाएगा, ऐसा होगा तो हम रूट को नहीं लिखते हैं, और यहाँ की इसके ऊपर ये जो स्क्वायर ये भी नहीं लिखते, ऐसा ही रहने देते हैं। यह आपका नंबर फर्स्ट माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई E2 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई E0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा होगा। क्यों भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यह जो आपका E1 है यह E1 का BP की दिशा में लगेगा। ठीक है, और आपका जो E2 है यह आपका PA की दिशा में लगेगा, यह आपका A बिंदु है। ठीक है, ये जो आपका माइनस क्यू आवेश पर उत्पन्न क्यू आवेश कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह आपका PA की दिशा में लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं E1 बराबर इतना और E2 बराबर इतना, दोनों के मान परस्पर बराबर हैं, ऐसा है। ठीक है, और E1 ये आपका E1 है और यहां से ये आपका E2 लगेगा, और यहाँ के इसके जो मेरा परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता इसके समांतर अगर हम खींचेंगे, ठीक है, यह इसके समांतर खींचेंगे तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल दोनों सेम होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, चलिए तो बातें करते हैं। अब यहां से ये जो आपकी परिणामी तीव्रता है, ठीक है, अगर इस एंगल को हम नापेंगे और इस एंगल को नापेंगे तो दोनों परस्पर बराबर होगा, यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर होंगे। देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। ठीक है, तो और इस समय भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, मैथ में है ट्रिग्नोमेट्री, 11th में रहा होगा। तो ठीक है, अब इसके मान बराबर हैं। अगर हम इस E1 और E2 को, यह आपका E1 है और यह आपका E2 है, ठीक है, अगर हम इसको दो घटकों में वियोजित करें, एक आपका समांतर घटक और दूसरा आपका लंबवत घटक में अगर वियोजित करें तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा यह आपका निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि यह एक दूसरे के समांतर हैं। सॉरी, अगर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा को अगर हम लोग वियोजित करें तो यह निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि यह एक दूसरे के परस्पर लंब। देखो, यह आपका यहां पर यह जो है
क्योंकि यह जो साइन थीटा है यह आपका यह ई टू साइन थीटा और यह ऊपर जो जा रहा है यह आपका E1 साइन थीटा है। ठीक है, तो यह परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ ये देखो यह आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका अवैधिक द्विध्रुव है एक यहाँ से जो E2 साइन थीटा यह आपका लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे है और इसको लेकर इसके समांतर यह यहाँ पे पैरेलल खींचा जाए, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर इसकी यह पैरेलल खींचा जाएगा तो यह आपका जो E1 साइन थीटा है यह भी लंबवत है। ठीक है, तो यह आपके निरस्त हो जाएंगे। लेकिन समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है। यह देखो यह आपका एक ही दिशा में है, इसलिए यह जुड़ जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, जब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुड़ जाएंगे तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, और अगर cos थीटा की बात किया जाए तो सबसे पहले चलते हैं, अगर cos थीटा की बात किया जाए तो cos थीटा की बात किया जाए तो थीटा है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार आपका क्या है OB और कर्ण क्या है आपका, यह आपका √r² प्लस L²। ऐसा है। चलिए E= हो जाएगा, E1 की वैल्यू क्या है भाई, 1/4 पाई E0 K × Q/r² प्लस L²। ठीक, और E2 की वैल्यू क्या है और यह cos थीटा है आपका प्लस 1/4 पाई E0 K × Q/r² प्लस L² cos थीटा। ऐसा होगा। अब यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई E0 और क्या है Q × r² प्लस L² और क्या हो जाएगा भाई cos थीटा। ठीक, यह दोनों चीजें देखो सेम है। जब सेम है तो आपका यह जुड़ जाएंगी। क्या, जब जुड़ जाएंगी तो यह आपका यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार, यह आपका OB बाई कर्ण क्या है r² प्लस L²। ऐसा OB का मान कितना है भाई, L है, L/r² प्लस L², यह आपका रूट में रहेगा। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, हो जाएगा L/r² प्लस L² इन रूट। ऐसा होगा। या E= हो जाएगा 2QL/4 पाई E0 K × 1/r² प्लस L² के पावर 3/2। ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव 2Q, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2QL बराबर P होता है, 2QL बराबर P ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ से इसको हम इरेज कर रहे हैं, इस फिगर को इरेज कर रहे हैं। आप लोग फिगर समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग हमें बता दीजिएगा, नहीं सर नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए तो हम इसको इरेज कर रहे हैं।
यह आपका हो जाएगा E=2QL के प्लेस पे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P लिख सकते हैं 4πE0K इंटू आपका हो जाएगा 1/r² प्लस L²/3/2 ऐसा होगा। यदि L का मान R से बहुत छोटा हो तब क्या होगा भाई, E=P/4πE0K। जब R का L का मान R से बहुत छोटा होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, L का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होता जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, ऐसा होगा। तो 1/r² ऐसा होगा। और यह 2 से फिनिश हो जाएगा तो E क्या मिलेगा, P/4πE0K इंटू 1/r3। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो K का मान 1 हो जाएगा, अतः मिलेगा P/4πE0 1/r3 यह आपका मिलेगा। और 1/4π का मान होता है 1/4πE0 का माध्यम होता है 9.0 × 10 के घाते 9 9 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, कूलाम सी स्क्वायर, इसका जो मात्रक होता है इतना होता है। ठीक है, अब आगे हम बातें करेंगे